अब दोस्तों असली सवाल यही है, क्या ये सिस्टम सच में डीएओ है? डीएओ का मतलब होता है डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, यानी सब डिसीजन कम्युनिटी वोट से होने चाहिए। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? डेवलपर टीम अनाउंसमेंट करती है और यूजर्स को सिर्फ मानना पड़ता है। न कोई वोट, न कोई डिस्कशन, न कोई कम्युनिटी प्रपोजल। एनएफटी होल्डिंग जरूरी करना, वोटिंग टोकन बदलना, रिवॉर्ड्स फ्रीक्वेंसी कम करना, क्या इन सब पर कम्युनिटी ने वोट किया था? दूसरा सवाल, एलजीएनएस होल्डर्स ने टोकन खरीदे थे, उनका क्या? अब वोटिंग पावर एलजीएनएस के पास है, तो पुराने एलजीएनएस होल्डर्स की वैल्यू कहाँ गई? तीसरा सवाल, सेलिंग फीस 40% तक। अगर कोई इमरजेंसी में बेचना चाहे तो उसकी वेल्थ का बहुत बड़ा हिस्सा फीस में चला जाएगा। क्या यह सच में प्रोटेक्शन है या एक तरह का एग्जिट बैरियर? दोस्तों, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूं। मेरा काम है सिर्फ आपको सच दिखाना। नमस्कार दोस्तों, YouTube टेक इंडिया चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप अवेक इकोसिस्टम से जुड़े हुए हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि 12 मई 2026 को अवेक डीएओ टीम ने एक साथ 10 ऐसे बड़े अनाउंसमेंट्स किए हैं जो पूरे इकोसिस्टम की दिशा बदल सकते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सच में डीएओ है या फिर डेवलपर टीम अपनी मर्जी से नियम बदल रही है? आइए एक एक करके समझते हैं। पहला बड़ा चेंज ये है कि अब वेब रिवॉर्ड्स और दाओ पूल रिवॉर्ड्स पूरी तरह से अनुबिस चेन पर एग्जीक्यूट होंगे। पॉलीगॉन चेन पर जो रिवॉर्ड सिस्टम चल रहा था, यूज धीरे धीरे अनुबिस इकोसिस्टम में माइग्रेट कर दिया जाएगा। टोटल सप्लाई सेम रहेगी, लेकिन रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन की फ्रीक्वेंसी अब बदल दी गई है। पहले जहां दिन में 3 ब्लॉक रिवॉर्ड साइकिल्स थे, अब सिर्फ 2 साइकिल्स होंगे, यानी रिवॉर्ड्स की स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी। दूसरा चेंज, वेब रिवॉर्ड्स पूल का ओवरऑल इंसेंटिव 20 से 40% तक कम कर दिया जाएगा। ये डिफ्लेशन फेज्ड मैनर में होगी और एग्जैक्ट रेशियो इकोसिस्टम की कंडीशन के हिसाब से डिसाइड होगा। जो रिवॉर्ड्स कम होंगे वो डाओ पूल में रीडायरेक्ट कर दिए जाएंगे। मतलब अगर आप वेब रिवॉर्ड्स पर डिपेंड कर रहे थे तो आपको अब कम रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चेंज, अब डीएओ पूल के रिवॉर्ड्स क्लेम करने के लिए आपको अवेक इकोसिस्टम का एनएफटी होल्ड करना पड़ेगा। रैंक के हिसाब से रिक्वायरमेंट ऐसी है, V1 और V2 होल्डर्स को एक एनएफटी चाहिए, V3 और V4 होल्डर्स को 2 एनएफटी और V5 से V6 होल्डर्स को 3 एनएफटीज की जरूरत पड़ेगी। ये एनएफटीज ट्रांसफर किए जा सकते हैं, लेकिन एक बार एड्रेस पर बाइंड और एक्टिवेट हो जाने के बाद ये नॉन ट्रांसफरेबल हो जाएंगे। अब सवाल ये उठता है, क्या ये एक तरह का एक्स्ट्रा बर्डन नहीं है यूजर्स पर? चौथा चेंज, LGNS/DAI लिक्विडिटी पूल पर अब प्राइस प्रोटेक्शन मैकेनिज्म लगाया जाएगा। जब मार्केट में बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर होगा तो सेलिंग फी 5% से 40% तक बढ़ सकती है। ये फी मार्केट वॉलेटिलिटी के हिसाब से ऑटोमैटिकली एडजस्ट होगी। इस फी का 50-60% बर्न एड्रेस में भेजा जाएगा और 25-30% डिप बाय इंसेंटिव पूल में जाएगा। थ्योरेटिकली ये प्राइस को प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन अगर आप उस वक्त सेल करना चाहें तो आपको भारी फी देनी पड़ेगी। पांचवा पॉइंट छोटा लेकिन इंपॉर्टेंट है, एनर्जी वैल्यू फीचर्स फिलहाल क्रॉस चेन ब्रिज सपोर्ट नहीं करते। फ्यूचर में कब आएगा, इसकी जानकारी ऑफिशियल अपडेट्स में मिलेगी। छठा चेंज, अनुबिस चेन पर टर्बो ट्रेडिंग में अब 3 से 15% का एडिशनल जीएलजीएनएस इकोसिस्टम इंटरैक्शन मैकेनिज्म जोड़ा गया है। ये इंटरैक्शंस गवर्नेंस, मार्केट इंसेंटिव्स और इकोसिस्टम डेवलपमेंट के लिए यूज होंगे। मतलब टर्बो ट्रेडिंग करना अब थोड़ा महंगा हो सकता है। सातवां चेंज, जीएलजीएनएस और एलजीएनएस दोनों अब डब्ल्यूबीओ इंटरैक्शन प्रोटोकॉल प्रोडक्ट के साथ इंटीग्रेट होंगे। ये इकोसिस्टम की इंटरैक्टिविटी और गवर्नेंस को और स्ट्रांग बनाएगा। आठवां पॉइंट, अनुबिस चेन पर लॉन्ग टर्म आईएलओ लिक्विडिटी पूल को बिल्डिंग मैकेनिज्म चलता रहेगा। ये डीएआई और एलजीएनएस दोनों कम्युनिटीज को सपोर्ट करेगा। नौवां बड़ा चेंज, एक नया चार्ज पूल बनाया जा रहा है। लॉटरी पूल की फीस का 50% अब चार्ज पूल में जाएगा और डॉन फंड पूल की फीस का भी 50% चार्ज पूल में रीडायरेक्ट होगा। ये चार्ज पूल
LGNS की मार्केट प्रोटेक्शन, लिक्विडिटी स्टेबलाइजेशन और डिफ्लेशनरी मैकेनिज्म में यूज होगा। और आखिरी सबसे बड़ा चेंज, अब DAO गवर्नेंस वोटिंग LGNS से नहीं बल्कि GLGNS टोकन से होगी। इसका मतलब है कि अगर आपके पास सिर्फ LGNS है तो आप वोटिंग नहीं कर सकते। आपको GLGNS चाहिए होगा, जो कि बहुत महंगा है और सिर्फ कुछ लोगों के पास है। अब दोस्तों, असली सवाल यही है, क्या यह सिस्टम सच में DAO है? DAO का मतलब होता है डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, यानी सब डिसीजन कम्युनिटी वोट से होने चाहिए। लेकिन यहां क्या हो रहा है? डेवलपर टीम अनाउंसमेंट करती है और यूजर्स को सिर्फ मानना पड़ता है। न कोई वोट, न कोई डिस्कशन, न कोई कम्युनिटी प्रपोजल। NFT होल्डिंग जरूरी करना, वोटिंग टोकन बदलना, रिवॉर्ड्स फ्रीक्वेंसी कम करना, क्या इन सब पर कम्युनिटी ने वोट किया था? दूसरा सवाल, LGNS होल्डर्स ने टोकन खरीदे थे, उनका क्या? अब वोटिंग पावर LGNS के पास है, तो पुराने LGNS होल्डर्स की वैल्यू कहाँ गई? तीसरा सवाल, सेलिंग फीस 40% तक। अगर कोई इमरजेंसी में बेचना चाहे तो उसकी वेल्थ का बहुत बड़ा हिस्सा फीस में चला जाएगा। क्या यह सच में प्रोटेक्शन है या एक तरह का एग्जिट बैरियर? दोस्तों, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूं। मेरा काम है सिर्फ आपको सच दिखाना। ये चेंजेस पेपर पर अच्छे लग सकते हैं, डिफ्लेशन, बर्न, प्रोटेक्शन मैकेनिज्म, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पर ये यूजर की फ्रीडम को काम करते हैं और सेंट्रलाइजेशन को बढ़ाते हैं। अगर कोई प्रोजेक्ट सच में डिसेंट्रलाइज्ड है तो ऐसे बड़े चेंजेस कम्युनिटी वोट के बाद होने चाहिए, ना कि सिर्फ अनाउंसमेंट के जरिए। आप सब अपनी रिसर्च खुद करें, अपने पैसे, अपना डिसीजन। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं, क्या आप इन बदलावों से खुश हैं या आपको भी लगता है कि ये सच में DAO नहीं है? अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और स्मार्ट इन्वेस्टिंग करिए। धन्यवाद।